वाली है, ये यहाँ से आपको पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से क्लास में ज्वाइन हो जाना है, जल्दी इसी क्लास को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जी माला जी, चाहत जी, हबीबा जी, बेटे सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले होमवर्क क्वेश्चन से। जल्दी से इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया था, मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में। बता दो आपने क्या आंसर किया था। अवलोकन तथा अभिलेखन, अवलोकन तथा रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक है। कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? चलिए, कल हमारी पेडागोजी की क्लास थी। जिन बच्चों ने कल की पेडागोजी की क्लास नहीं देखी थी, प्लीज वो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कल हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे कंफ्यूजन कल की क्लास में दूर हुए थे। वैसे ही आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए जल्दी 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 इसका आंसर बताएंगे। आपने क्या आंसर लगाया है कि अगर ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग कराया जाता है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग वहां पर कराया जाता है कि जो हम देखते हैं उसे हम एक रिकॉर्ड कर ले, उसे या तो हम उसका चार्ट बना ले, या तो ग्राफ बना ले, या तो डायग्राम बना ले, तो सबसे कम उपयुक्त है। यानी कि हमें नेगेटिव के बारे में बताना है। यहाँ पर हमें नेगेटिव के बारे में बता देना है, जो गलत है उसके बारे में बता देना है। तो समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, जब हम बोलते हैं बच्चों को कि जाइए आप अपने समुदाय का सर्वे करके आइए, समुदाय का सर्वेक्षण करिए, तो बच्चा वहां पर ऑब्जर्व भी करेगा, वहां पर रिकॉर्डिंग भी होगी। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। कक्षा में गतिविधियों का संचालन, अगर हम अपनी क्लास में कोई एक्टिविटी करवाते हैं, वहां पर भी ऑब्जर्वेशन होगा, वहां पर भी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है। समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना करना, अगर हम कोई पार्क में बच्चों को फील्ड विजिट में लेकर जाते हैं, तो बच्चा वहां पर भी बहुत सारी चीजें देखता है और रिकॉर्डिंग करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करते हैं, तो बच्चा याद करता है, वहां पर कुछ अवलोकन नहीं हुआ, वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, बस जो टीचर ने आंसर्स लिखवाए उसे वो रट लेता है और अपने एग्जाम में ले जाकर लिख देता है। तो कागज पेंसिल टेस्ट में अवलोकन और रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। ये हमारे सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा देना। आज मैं आपको बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आज की क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूर होने वाले, सारे क्वेश्चन आज की क्लास में नए हैं, पूरे नए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए लगाइए। सीटेट पेपर 1 2023 में ये क्वेश्चन बना था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसे रॉन्ग लगाए, देखना। चलिए, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। एक स्वामी नाम का आदमी है, वो नदी के पास रहता है। बहुत भारी वर्षा होने के कारण वहां की जो पाइपलाइन है वो फट जाती है, वो बर्स्ट हो जाती है, और इसके कारण जो उनका पीने का पानी है वो भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। अब स्वामी के जो पापा है, अब पीने के लिए पानी तो लगेगा ही, हम वो दूषित पानी तो नहीं पी सकते। तो जो स्वामी के पापा रहते हैं वो कैन खरीद कर लेकर आते हैं, उसमें हम साफ पानी रहता है, वो पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा करके उसके पापा कैन लेकर आते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है? जब इतनी बारिश हो रही है, जब नदी में इतना पानी है, तो हम अलग से कैन क्यों खरीद कर ला रहे हैं? ये वो बच्चा पूछ रहा है। छोटे बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, वो कैसा भी सवाल पूछ लेते हैं, तो वो अपने पापा से पूछ रहा है। तो स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए बताइए। अब स्वामी के पिता को क्या आंसर करना चाहिए इस चीज में? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, उसे स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी सुरक्षित नहीं है। क्या ऐसा बोल देंगे? वहां पर तो पानी ऐसा जरूरी नहीं है कि बारिश में पानी प्रदूषित ही होता है, वहां पर तो पाइपलाइन बर्स्ट हो गई है, इसकी वजह से पानी प्रदूषित हुआ है। तो ये वाला रीजन नहीं रहेगा। उसे स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु और अन्य परिजीव हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। ये भी बिल्कुल गलत है। हम ये नहीं बताएंगे कि उसमें जीवाणु रहते हैं, उसमें विषाणु रहते हैं और हमें डिसीजेस हो सकती। नदी के पानी में तो मीठा पानी रहता है, हम उसे फिल्टर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है, उसे स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के कैन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है।
क्या स्वामी के पिता उसे ये कहेंगे कि कैन का पानी बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है इसीलिए हमें कैन का पानी पीना चाहिए? बिल्कुल गलत, ये वाला गलत हो गया। क्या उसे स्वामी से कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और कैन के पानी को एक गिलास में रखे और अवलोकन करे और अंतर लिखे? यानी कि वो अपने बच्चे को कहेंगे, उस स्वामी को कहेंगे कि एक ग्लास में आप कैन का पानी लो, एक ग्लास में आप नदी का पानी लो और दोनों पानी को देखो, दोनों पानी का अवलोकन करो और उसके बाद उसका अंतर लिखो, रिकॉर्डिंग करो। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये हमारी प्रोसेस स्किल के अंदर आता है। तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा यही वाला। देखा, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप सारे डाउट्स अपने क्लियर करना चाहते हैं तो डेली आपको ईवीएस, बस 4 या 5 6 दिन रह गए हमारे सीटेट के एग्जाम में। अब सीटेट में हमें अगर नंबर लाना है तो क्लास मिस नहीं होना चाहिए। तो स्वामी के पिता क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कि एक ग्लास में नदी का पानी रखिए, एक ग्लास में कैन का पानी रखिए। नदी के पानी में देखिए कितने सारे उसे गंदगी दिख रही है, नदी का पानी कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन जो कैन का पानी है साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो इससे वो स्वामी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी बच्चे को करवा रहे हैं। ठीक है, छोटा बच्चा कैसे लिखेगा मैडम जी? गुलशनम जी बेटा, अब थोड़ा सा तो हम एकदम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बच्चे को लिखना नहीं आता, थोड़ा बहुत तो लिख सकता है ना। तीसरी चौथी पांचवी, हो सकता है 5वीं का बच्चा तो लिख लेगा कि नदी का पानी साफ नहीं रहता है और कैन का पानी साफ रहेगा, ऐसा रिकॉर्डिंग कर लेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग में केवल लिखना नहीं होता है, वो डायग्राम भी बना सकता है, वो पिक्चर भी बना सकता है, ड्राइंग कर सकता है। चलिए, सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, क्या रहेगा इसका आंसर? चलिए फास्ट, और जिनको अच्छा लगा वो वाला क्वेश्चन तो लाइक और शेयर तो आपका बनता है। लाइक और शेयर क्लास को ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है? हमें बताना है कि अगर हमें वाटर शेड मैनेजमेंट करना है, अगर हमें जल विभाजक प्रबंधन करना है तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर है कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। हम भूमिगत जल और सतही जल का संरक्षण करेंगे तो हमारे पानी का प्रबंधन हो जाएगा। हमें भूमिगत जल को बचाना है। भूमिगत जल कितना है? भूमिगत जल कितना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। भूमिगत जल हमारा मीठा पानी होता है, भूमिगत जल हमारा फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है। सतही जो पानी रहता है, सतही जल का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। सतही जल का मतलब होता है जो पानी नदियों में रहता है, जो पानी झील में रहता है, जो पानी तालाब में रहता है, उसे हम सतही जल कहते हैं, उसमें भी मीठा पानी रहता है। तो हमें भूमिगत जल को भी बचाना है, हमें सतही जल को भी बचाना है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, सभी में पहला वाला दिया ही है। भूमिगत जल कितना है? 7.3 नहीं है। किसने लिखा है 7.3? गलत, बिल्कुल गलत आंसर कर रहे। भूमिगत जल है 0.68%। यासिर जी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही जी। KM उषा जी, उषा जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, 0.70%, 0.70% है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। पहला वाला बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। क्या कोई अकेला व्यक्ति, अगर कोई अकेला व्यक्ति पानी को बचाएगा तो क्या पानी बच जाएगा? क्या नहीं। हम अगर अकेले पानी को बचाएंगे तो पानी नहीं बचेगा, हमें सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। जब सभी पानी को बचाएंगे तो हम जल प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। कोई एक आदमी करेगा तो कहाँ से पानी बचेगा? तो ये वाला आपका नहीं रहेगा, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है। बी वाला आपका गलत है, बी इसमें भी दिया है, बी इसमें भी दिया है, ये दोनों ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है योजना बनाने के लिए निधि के आवंटन का निर्धारण। यानी कि हम क्या करेंगे? एक योजना बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग करने के लिए जो फंड्स लगेंगे, जब भी हमें पानी का प्रबंधन करना है, जैसे कि तरुण भारत संघ बना था,
जो तरुण भारत संघ राजेंद्र सिंह ने बनाया था, उसके लिए पैसे लगे होंगे ना, तो हमें पैसे लगाकर पानी का प्रबंधन करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये वाला बिल्कुल सही है। जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, एक पॉलिसी बनाएंगे कि जो जल को नुकसान करेगा, जो जल को प्रदूषित करेगा, उसे ये कड़ी जो आपको मतलब फाइन देना पड़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये वाला भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इन तरीकों से हम पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, हम पानी को बचा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी हो जाएगा। आज मैं सारे आपको नए क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो एग्जाम में आपको गलती करवा सकती है। तो कभी भी हम इंडिविजुअल लेवल पर अगर पानी को बचाएंगे तो पानी नहीं बचता है। हमें एक तो अपने भूमिगत जल को और सतही जल को बचाना है, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को बचाना है। साथ साथ हमें फंड्स इकट्ठा करना है पानी के प्रबंधन के लिए, और जो भी पानी को नुकसान करता है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, फाइन उनको देना पड़ेगा। तो ये तरीकों से हम पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बी क्यों गलत है? राजू निर्मल जी, बेटा बी इसलिए गलत था बेटे क्योंकि उसमें लिखा है व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। कोई अकेला आदमी अगर पानी को बचा भी लेगा तो कितना ही बचाएगा और कितने दिन ही बचाएगा। सबको मिलकर पानी को बचाना पड़ेगा, तब पानी का प्रबंधन होगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर वाला आपका गलत हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए फास्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? बावड़ी का मतलब क्या होता है? चलिए लगाइए। बावड़ी का मतलब क्या होता है? क्या कुआं होता है? क्या नहीं होता है? तालाब होता है? क्या नहीं होता है? झरना भी नहीं होता है। सीढ़ीदार कुआं। सीढ़ीदार कुआं, उस कुएं में सीढ़ियां होती है, हम सीढ़ी के माध्यम से नीचे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं और पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जब वर्षा का जो पानी रहता है उसे अगर हम संग्रहित करते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए, जहां पर पानी की दिक्कत रहती है, जो जगह बहुत सूखी रहती है, तो जब भी वहां पर बारिश होती है वो पानी को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं ताकि फ्यूचर में उस पानी का इस्तेमाल कर सके। तो उसे क्या बोला जाता है? बताइए, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाँ जी बिल्कुल, खुशबू कुमारी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि ये राजस्थान में करते हैं, लेकिन उसे बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसे क्या बोला जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है, वर्षा जल संचयन बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बावड़ी में किया जाता था। ये हमारा पारंपरिक तरीका है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। पारंपरिक मेथड का मतलब होता है जो पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता था बावड़ियों का ज्यादातर राजस्थान में, गुजरात में भी था, राजस्थान में भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या रहेगा? सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए जी, सुरभि जी, जिया जी, दानिया जी, चलिए हसीना जी, श्रीराम जी, जल्दी जल्दी बेटे आंसर करेंगे। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। जो जल चक्र होता है उसमें पानी चक्कर लगाता है, उसमें पानी क्या करता है? चक्कर लगाता है, और उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं से पानी गुजरता है। तो आपको बताना है कि पहले कौन सा होगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ऐसा आपको सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, चलो मैं आपको समझाती हूँ पहले, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले जो नदी का पानी रहता है, ठीक है, जो नदी का पानी रहता है वो क्या बनता है? वाष्प बनता है। नदी का पानी क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है सूर्य की गर्मी के कारण। तो इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। इसे क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। ये सबसे पहला है, ये सबसे पहला है। और साथ साथ पौधे भी क्या कर रहे होते हैं? ट्रांसपीरेशन कर रहे होते हैं। यानी कि पौधे जो रहते हैं स्टोमेटा के माध्यम से अपने अंदर से पानी को बाहर निकालते हैं। लॉस ऑफ वाटर, अपने पानी को बाहर निकालते हैं, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपका ट्रांसपीरेशन आएगा। अब ये जो दोनों वाष्प बन गए, ये जो दोनों वाष्प बने हैं, वाष्पीकरण से भी वाष्प बना है, ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन से भी वाष्प बना है। ये दोनों वाष्प क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे।
ये दोनों वाष्प ऊपर जाएंगे और क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो तीसरा प्रोसेस आपका क्या होगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। और जब बादल पूरे फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद उसमें से बारिश होगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। ये चौथा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहला हमारा क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। पहला हमारा वाष्पीकरण हो गया, इवेपोरेशन हो गया, नदी का पानी वाष्प में बदल गया। दूसरा आपका वाष्पोत्सर्जन रहेगा, ट्रांसपीरेशन रहेगा, जो पौधे करेंगे, ये भी वाष्प बना देगा। उसके बाद तीसरा आपका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, जो बादल बनेंगे कंडेंसेशन की वजह से, संघनन की वजह से बनेंगे। और चौथा आपका होगा प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाएगी, अवक्षेपण होगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो कि आखिर संघनन में कौन सी अवस्था किस में बदलती है, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में बदलता है कि लिक्विड गैस में बदलता है, क्या बदलता है। संघनन मुझे बता दीजिए कि संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। चलिए लगाइए जी, हबीबा जी, प्रभात जी, जल्दी जल्दी लगा दीजिए फास्ट। सारे बच्चे आंसर करते रहेंगे, मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर भी क्लास को करते रहना है। चलिए बताइए, आखिर संघनन में, आखिर कंडेंसेशन में होता क्या है। सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में बदलता है, कौन सी चीज किस में बदलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडेंसेशन में, संघनन में, ये जो गैस के बादल होते हैं, ये जो गैस के बादल होते हैं, यानी कि जो गैस रहता है उसमें से बारिश होती है, क्या होता है, वो लिक्विड में बदलता है। तो जब गैस लिक्विड में बदलती है, जब गैस लिक्विड में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ये अगर आपके वाटर साइकिल में दिया है तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। हमें हर एंगल से अपनी तैयारी करना है, क्या पता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाए, क्या पता असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आ जाए। तो ध्यान से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना है। वैसे ही मुझे बता दो कि इवेपोरेशन में क्या होता है, एक बार जल्दी से मुझे ये भी बता दो कि इवेपोरेशन में क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा कि गैस लिक्विड में बदलती है कंडेंसेशन में, वैसे इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड रहता है, यानी कि जो नदी का पानी रहता है, वो किस में बदलता है, वाष्प। वाष्प आपकी क्या हो गई, वेपर्स आपके क्या हो गए, गैस हो गए। तो इवेपोरेशन में, वाष्पीकरण में, लिक्विड गैस में बदलता है, यानी कि जो तरल रहता है वो वाष्प में बदलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जी बेटा, क्या रिप्लाई देना है बेटा, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा था, वापस से क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक आप क्वेश्चन पूछिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्ट इसका आंसर लगाएंगे। सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन आपको बताना है, जल संग्रहण एवं संरक्षण के योगदान के लिए 2015 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। जी प्रिया जी, जी अफजल जी अमरेश जी, चलिए नरगिस जी लगाइए बेटे, जल्दी जल्दी इसका आंसर लगा दीजिए। जी नरगिस जी बेटा, क्या रिप्लाई देना है बच्चे, क्या आपने पूछा है, मैं नहीं देख पाई थी, आप दोबारा पूछ लीजिए। चलिए फास्ट इसका आंसर करके बता देंगे। जल संरक्षण के लिए, संरक्षण में योगदान देने के लिए 2015 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था, वो थे राजेंद्र सिंह। वो कौन थे, राजेंद्र सिंह। अब आप बोलेंगे मैम ये तो नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने राजेंद्र सिंह के बारे में मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ा था ना, ये तो नया पुरस्कार आया, ये तो नया अवार्ड आया है। तो क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है कि राजेंद्र सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रही हूं, आपको ये ध्यान में रखना है राजेंद्र सिंह के बारे में कि राजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा काम किया पानी के कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम किया। राजेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे, अलवर जिले के रहने वाले थे। राजेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे, अलवर जिले के रहने वाले थे। अलवर जिला कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तरुण भारत संघ बनाया, जिसके लिए उन्हें 2 पुरस्कार दिए गए। उसका साल याद रखना और उस पुरस्कार के नाम याद रखना। एक पुरस्कार जो उन्हें दिया गया 2001 में दिया गया, उन्हें 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये नया क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आज की क्लास से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो 2001 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया पानी के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए। और वहीं उन्हें 2015 में
वही उन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त किया, उनको दिया गया। मतलब तो ये 2 पुरस्कार के नाम याद रखना है, 2 पुरस्कार के साल याद रखना है, और इसीलिए हम राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोला जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जल पुरुष बोला जाता है, हमारे भारत के जल पुरुष। ये अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया स्टॉकहोम, यहाँ पर एक वर्ड आया स्टॉकहोम, उसके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। तो स्टॉकहोम वाला जो वर्ड है वो और कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्टॉकहोम नाम का एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम नाम का एक सम्मेलन हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला सम्मेलन हमारे पर्यावरण के लिए यही हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन, सबसे पहला सम्मेलन हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पहला सम्मेलन जो हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 5 जून को चालू हुआ, 5 जून 1972 में चालू हुआ था। इसीलिए 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसीलिए 5 जून को हम एनवायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 5 जून को हमारे पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन हुआ था। ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, ये स्टॉकहोम नाम की जगह पर हुआ। स्टॉकहोम नाम की जगह कहां पर है? स्वीडन में है। ठीक है, स्टॉकहोम नाम की जगह कहां पर है? स्वीडन में है। वहां पर ये वाला सम्मेलन हुआ था हमारे पर्यावरण के लिए, और तब से हम 5 जून को अपना पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि पर्यावरण दिवस हम 5 जून को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, हमारे पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन। ठीक है, और इस स्टॉकहोम सम्मेलन में, इस स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी, ये यूएनईपी क्या है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, एक कमेटी बना दी गई जो हमारे पर्यावरण के लिए काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी कौन से साल में हुई थी? तो यूएनईपी जो आया था 1972 में ही आया था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर वो वर्ड आ गया है, वो वर्ड आ गया, तो वो वर्ड से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन, चलिए लगाना स्टार्ट करिए फास्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? आज हम बहुत सारी नई बातें और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। जल्दी जल्दी क्लास को लाइक और शेयर करना है। आज हमारा कम से कम जो टारगेट रहेगा क्लास का 500 प्लस बच्चों का है, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्लास को, ताकि और भी बच्चे क्लास से जुड़ सके। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है बावड़िया सीढ़ीदार कुएं के बारे में कुछ कथन आपको दिए हैं, उसके बारे में बता देना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, मानस जी, प्रणय जी, सईदा जी, बुशरा जी, जावेद जी, यासीर जी, चलिए बेटे जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाएंगे। बावड़ियों के बारे में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है? जल्दी से इसका आंसर बताना है। पहला बोल रहा है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जहां पर पानी की कमी है, जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर सूखा ज्यादा पड़ता है, वहां पर हम क्या करते हैं? जल को संग्रहित करने के लिए बावड़ियां बनाते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, तो ये वाले ऑप्शन को काट दो। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यहाँ पर ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, पानी को संग्रहित करते हैं, और ये पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, ये पुराने रूप से, ट्रेडिशनल रूप से हम ये काम कर रहे हैं। तो आपका बी वाला भी बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन को भी काट दो। उसके बाद लिखा है कि इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। सारे कम्युनिटी के लोग, सारे समुदाय के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बावड़ी मेरी है, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पूरे समुदाय के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आता है। ये सी वाला भी बिल्कुल सही है।
बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु किसी को भी सीढ़ी द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। फिर सीढ़ी बनाई क्यों है? सीढ़ी बनाई क्यों है कि जब अनुमति ही नहीं है नीचे जाने के लिए। तो बावड़ियों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती है, लेकिन उसमें सबको अनुमति रहती है कि सब नीचे जा सकते हैं। तो डी वाला आपका गलत है, आपका आंसर हो गया है ए, बी और सी। यानी कि बावड़ी के ऊपर सीटेट में लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो बावड़ी वाला क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बहुत सारे आपको करवाए हैं, और अगर आपको कहीं मिलता है तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक करके ही जाना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है बावड़िया। बावड़िया जो रहती है ये पारंपरिक तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए बनाई गई है। उसमें सीढ़ियां होती है, उसमें सभी अंदर जा सकते हैं, सभी अंदर जा सकते हैं पानी का इस्तेमाल करने के लिए। ये हमारा कम्युनिटी रिसोर्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर क्या रहेगा? जी अमरेश जी, नीलेश जी, कंचन जी, चलिए बेटे राधे जी, जल्दी जल्दी लगाइए, फास्ट फास्ट सारे बच्चे आंसर करेंगे। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई है। यहाँ पर 3 पद्धतियां नीचे दी गई है, आपको बताना है उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है जहां पर उन्हें देखा जाता है। जोहाड़, बावड़ी और झील। जोहाड़ जो रहता है ऐसा छोटा सा एरिया रहता है, छोटे से एरिया में हम पानी को संग्रहित करते हैं। बावड़ी मैंने आपको 2 बार बता दिया आज की क्लास में। झील आपको पता है, झील यानी कि लेक्स आपको पता है। तो ये तरीकों का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। पानी को बचाने के लिए ये सारे तरीकों का इस्तेमाल राजस्थान में होता है। जोहाड़ के बारे में तो एनसीईआरटी में भी दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयागराज की, ये कहां से आ गया? राजस्थान में, ये नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर भी प्रयागराज दिख रहा है, तो ये वाले ऑप्शन को भी काट दीजिए। उदयपुर, जयपुर आता है, उसके बाद नालंदा नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चारों जगह जो है राजस्थान में आती है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, ये सारे जो जगह है, सारे जो शहर है, ये राजस्थान के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आपको ये प्रणालियां देखने को मिलेगी। जोहाड़ में पानी को संग्रहित करते हैं, बावड़ियों में करते हैं, झील में करते हैं। ठीक है, डन है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों ने आंसर किया, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सही किया, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन लगाइए, फास्ट इसका आंसर लगाइए कि क्या रहेगा इसका आंसर। जी गुलनाज जी, असीरान जी, तमकीन जी, चलिए बेटे फास्ट आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना रहता है? मीठा पानी कितना है? अब पानी को 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक है आपका फ्रेश वाटर, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, मीठे पानी का इस्तेमाल आप करते हो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए मीठे पानी का इस्तेमाल करते हो। और दूसरा होता है खारा पानी, दूसरा होता है सलाइन वाटर, जिसका आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हो, जो आपको समुद्र से मिलता है। तो जो मीठा पानी है हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? 2.7%, अप्रोक्सीमेट 3%। अगर ऑप्शन में 2.7 नहीं आएगा, अगर ऑप्शन में 2.7 नहीं आएगा तो आपको 3% आंसर लगाकर आना है। तो ये आपका हो गया मीठा पानी। तो आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो कि आखिर फिर खारा पानी कितना है? आखिर हमारे पृथ्वी पर खारा पानी कितना है, सलाइन वाटर कितना है? चलिए बताइए, फास्ट फास्ट आंसर करेंगे। मीठा पानी हमने देख लिया 2.7% है, फ्रेश वाटर हमने देख लिया 2.7% है। मैराथन कब होगा मैम? फरहीन जी, बस आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा और क्लास पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में मैराथन के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए, बहुत अच्छी आपके लिए न्यूज है। चलिए फास्ट इसका आंसर बताएंगे। खारा पानी जो सलाइन वाटर है वो कितना है आखिर? 97.3%, अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं 97%। ठीक है, तो क्वेश्चन किन भी तरीकों से एग्जाम में बन सकता है। ग्राउंड वाटर हमने देख लिया 0.68%।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2012 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ बताओ इसका आंसर, जल्दी से क्वेश्चन रीड करना है, फास्ट अपनी स्पीड और बढ़ाना है, और ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे। चलिए, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्वेरियम का पानी रहता है उसमें क्या हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाइए, फास्ट। नीलू जी, जावेद जी, सीडीपी का मैराथन जी, बेटा वो भी होगा बहुत जल्दी, ठीक है जी। सलोनी जी, फातिमा जी, जल्दी जल्दी बेटे आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा कि जब हम पानी को उबाल लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्वेरियम क्या होता है आप लोग जानते हो, एक कांच का जो रहता है पॉन्ड बनाते हैं, एक कांच का हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, उसके अंदर मछलियों को रखते हैं, वो हम घर में रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पानी को उबाला और उसके बाद पानी को ठंडा किया, उसमें मछली डाल दी, तो मछली थोड़े समय के बाद मरी हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि पानी उबालने से उसमें जो बबल्स आते हैं, मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। जब आप पानी को उबालते हैं उसमें जो बबल्स आते हैं, उसमें से ऑक्सीजन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। उस पानी का ऑक्सीजन क्या होते जाता है, उस बबल्स में से कम होते जाता है, वेपर्स बन के निकलते जाता है। तो उसे अगर आप ज्यादा उबालेंगे, उसके बाद अगर आप उसको ठंडा भी कर लो, उस पानी, उबले हुए पानी को ठंडा भी कर लो, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और अगर उस ऑक्सीजन नहीं और उसमें अगर आप मछली को रखेंगे तो मछली मर जाएगी, क्योंकि मछली को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो थोड़े समय के लिए जीवित रहेगी, जितनी देर वो जीवित रह सकती है, उसके बाद वो मर जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन से रहित है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। तो पानी उबालने से उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वो कम होते जाता है। वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहां से कम होता है, ये स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन बन सकता है। जो इसमें बबल्स आते हैं, जो इसमें बुलबुले आते हैं पानी को गर्म करने से, उसमें से ऑक्सीजन निकलते जाता है, और जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो मछलियां उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी, मछलियां मर जाएगी, ठीक है। तो एक और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टीचिंग परीक्षा ने लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं, अभी हम भूलते जा रहे हैं, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं टाइम टेबल बता देती हूँ कि आपका जो पहला टेस्ट रहेगा आज 1 तारीख को रहेगा, दूसरा टेस्ट 2 तारीख को, 3 तारीख को तीसरा, चौथा टेस्ट 4 तारीख को, पांचवा टेस्ट 5 तारीख को। ऐसे आपको 5 टेस्ट देने हैं, आपको ये 5 टेस्ट देने हैं। आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी अभी भी करना बाकी है, ठीक है। अगर आप सीटेट में इस बार नंबर लाना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके प्रैक्टिस के लिए बोलो, आपके रिवीजन के लिए बोलो, या कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोलो, तो ये आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर शो हो रहा है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसके सारे कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं मैप वाले क्वेश्चन में। मैप वाला भी तो हार्ड लगता है ना, आज हमारी हार्ड क्वेश्चन के क्लास चल रही है, तो मैप वाला भी तो हमें हार्ड लगता है, तो मैप वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ट्रेन वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने वाले, जो आपको एग्जाम में गलती करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से आज क्लास करना है, ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर करना है, क्लास में सही करने की कोशिश करना है। अगर क्लास में सही होगा तो एग्जाम में अपने आप सही हो जाएगा। चलिए बताइए मैम, टाइम बता दीजिए। जी बेटा आपको टाइम भी पता चल जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगा दो। सीटेट पेपर 1 2024 का क्वेश्चन लगाइए। अभी 2024 में ये क्वेश्चन बना था हमारी सीटेट के एग्जाम में कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या रहेगी। अगर आप तेलंगाना में हो, अगर आप अभी तेलंगाना में हैं और तेलंगाना से पहले आपको गुजरात जाना है, फिर तेलंगाना से आपको बिहार जाना है, तो आप कौन कौन से डायरेक्शन में जाओगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये हमारे भारत का नक्शा, ये है तेलंगाना। एक बात और याद रखिएगा कि तेलंगाना कोई भी समुद्र से नहीं लगा है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो कोई भी समुद्र से नहीं लगा है, ना वो अरब सागर से लगा है, ना वो बंगाल की खाड़ी से लगा है, वो बीच में,
वो बीच में है, तो ना वो अरब सागर से लगा है ना बंगाल की खाड़ी से लगा है। तो अब हमें तेलंगाना से सबसे पहले जाना है गुजरात, सबसे पहले जाना है गुजरात। तो अगर आप तेलंगाना से गुजरात जाओगे, ठीक है, अगर आप तेलंगाना से गुजरात जाओगे तो आप कौन से डायरेक्शन पर जा रहे हैं? ये वाले डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये आपका होता है नॉर्थ वेस्ट, ये आपका क्या होता है? उत्तर पश्चिम होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट यहां पर भी है, नॉर्थ वेस्ट यहां पर भी है, ये दोनों ऑप्शन को काट दो। अब हमें क्या करना है? तेलंगाना से बिहार जाना है। तेलंगाना से अगर हम बिहार जाएंगे, बिहार ये वाला, इसने यहां पर गलत किया, बिहार आपका ये वाला है। तो अगर आप तेलंगाना से बिहार जाते हो तो आप कौन सी दिशा पर जा रहे हो? ये वाली दिशा पर जा रहे हैं। ये कौन सी दिशा है? आपकी नॉर्थ ईस्ट है। ये कौन सी दिशा है? आपकी नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे क्वेश्चन मैंने ढेरों सारे आपको करवाए हैं। जो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी भी आपको डाउट हो रहा है, तो जो पहले क्लासेस हो चुकी है प्लीज वो देखिए, रिवाइज करते जाइए। और मैंने पूरा मैप आपको याद कराया है, पूरा भारत का नक्शा याद कराया है, पूरी एक क्लास लेकर कराया है। तो वो क्लास आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2024 का क्वेश्चन, चलिए लगाइए। आपने देखा होगा कि जो पर्वतरोहिया रहते हैं, जो माउंटेनियर्स रहते हैं, वो जब ऊंचाई पर जाते हैं, जब पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, तो उनके नाक से खून बहने लगता है। उसका कारण क्या है? चलिए बताइए जल्दी से। फास्ट एग्जाम मैम, मेरा डीएलएड में एडमिशन नहीं। बेटा इसके लिए आपको टीम को कॉल कर लो एक बार, वो आपकी अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। जो स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है ना, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप उनको कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, गोलकोंडा वाला करवा दीजिए। बिल्कुल आज है, आज है हमारे जो आज की क्लास है उसमें गोलकोंडा वाला भी क्वेश्चन है, मैं आपको करवाती हूँ। जी बेटा चलिए, इसका आंसर लगाएंगे कि जब माउंटेनियर्स पहाड़ों पर जाते हैं तो उनके बॉडी का प्रेशर तो उतना ही रहता है, उनके ब्लड का प्रेशर तो उतना ही रहता है, उनके ब्लड वेसल का प्रेशर तो उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जो हमारे वातावरण का प्रेशर है वो कम होते जाता है। जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां का प्रेशर कम होने लगता है। तभी तो हम अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, तभी तो वहां पर जो माउंटेनियर्स रहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। लेकिन नाक से खून क्यों आता है? क्योंकि जो हमारे ब्लड वेसल का, जो रक्त वाहियों का जो प्रेशर रहता है वो तो उतना ही है, और ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। तो हमारे ब्लड वेसल का प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से वहां की जो नलिया है, वहां की जो वाहिका है वो फट जाती है, वहां की वाहिका फट जाती है और उसमें से खून आने लगता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अधिक ऊंचाई पर खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है क्या? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम होता है क्या? नहीं, रक्त वाहिका का दबाव उतना ही रहता है, बाहर का दबाव कम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है क्या? नहीं होता, ये गलत है। तो रक्त वाहिका का दबाव उतना रहने की वजह से वो ज्यादा हो जाता है, और बाहर का जो दबाव है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो नलिया है, जो वाहिकाएं है, वो फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और उसमें से खून आने लगता है। तो देखिए इस तरीके से होता है कि हमारी जो रक्त वाहिकाएं है उनका प्रेशर जो है हमारे बाहर के प्रेशर से बढ़ जाता है, और उसके कारण नाक से खून आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2024 का क्वेश्चन, जैसे आपने बोला था गोलकोंडा वाला करवा दीजिए, उसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, पवन जी, बुशरा जी, जल्दी कादरी जी, अमन जी, पूरन जी, जल्दी जल्दी बेटे, रोशु जी, उज्जैर जी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी रहेगी? चलिए बताइए, लगाइए जल्दी जल्दी, आंसर लगाते रहिए। सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर करें, और आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन और पेपर लेकर बैठना है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? बहुत सारे बच्चे बी लगा रहे हैं,
बाकी बच्चों को भी ट्राई करना है। चलिए, यहां पर शायद से स्केल नहीं दी है ना, यहाँ पर आपकी स्केल रह गई है देने की, आपको ये याद रखना है 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर जो दिया है 155 मीटर के बराबर दिया है। अब बनाना स्टार्ट करो, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करिए। इस क्वेश्चन में दिया है 1 सेंटीमीटर 155 मीटर के बराबर है। अगर हम किसी भी चीज को मानचित्र में दर्शाते हैं तो हमें एक स्केल लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्केल दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 155 मीटर के बराबर है। तो हमें 19.7 सेंटीमीटर निकालना है। हमें क्या करना है, 19.7 सेंटीमीटर को निकालना है कि अगर हमें इसे दर्शाना है अपने मानचित्र में तो कैसे दर्शाओगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर 155 मीटर के बराबर है, तो 19.7 सेंटीमीटर जो रहेगा उसे हम क्या करेंगे, 155 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से बताइए। 19.7 को अगर आप 155 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3053 मीटर आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 3053.5 मीटर आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करिए, हमारा मीटर में आया है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में, ईवीएस में बार बार ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो अभी हमने 19.7 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 155 मीटर के बराबर दिया है। जितना भी मीटर में दिया रहता है बस उसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए, हमें जो ऑप्शन में दिया है किलोमीटर में दिया है, क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो किलोमीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। किलोमीटर में करने के लिए इसे क्या करना है, आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। करिए, इसे 1000 से डिवाइड, कितना आएगा, 3.05 किलोमीटर आ जाएगा। 3.05 किलोमीटर आपका आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया है 3.05 किलोमीटर। और बहुत सारे बच्चों ने बी लगाया था। मैंने जब आपको ये दिया ही नहीं तो आप लोग ने सॉल्व कैसे किया, तुक्का, कुछ भी तुक्का लगा लेना है। जब ये क्वेश्चन में स्केल देना रह गया था फिर भी बच्चे आंसर कर रहे थे। सोचिए, सोचिए कैसे बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पर आपको जब स्केल दिया रहेगा आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लगाइए, पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलिए लगाना स्टार्ट करिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाना है, रुकना नहीं है। वही तो, स्केल नहीं दिया फिर भी आंसर आ रहा था। वही मैं सोचती हूँ कि बाप रे, इतने इंटेलिजेंट बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए, सीटेट पेपर 1 2023 में ये क्वेश्चन बना था। लगाना स्टार्ट करिए, मैं तो वही ढूंढ रही थी। हाँ जी, जी 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 जावेद जी, जी पूरण जी। चलिए लगाइए, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे कि शामिर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय लेकर जाता है। भ्रमण के दौरान वे एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं। देखिए, वो कहाँ गए हैं, शामिर नाम का टीचर है, शामिर नाम का टीचर है, वो अपने बच्चों को म्यूजियम लेकर जाता है, संग्रहालय लेकर जाता है। वहां पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई होती है। वो शामिर क्या करता है, बच्चों को वो पुरानी पेंटिंग दिखाता है और विद्यार्थियों को ये देखने के लिए कहता है कि कितनी महिलाएं वहां पर काम कर रही है, कितने पुरुष वहां पर काम कर रहे हैं। उस पेंटिंग में कितनी महिलाएं काम कर रही है, कितने पुरुष काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो बताइए, वो जो शामिर है अपने बच्चे में क्या विकसित करना चाहता है, तो वो दिखा रहा है, वो पेंटिंग को दिखा रहा है। बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला काम अवलोकन करेंगे। बच्चे सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे। बिना देखे थोड़ी ना देखेंगे कि महिलाएं कौन सा काम कर रही है, पुरुष कौन सा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, अवलोकन होगा। सबसे पहला क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। तो पहला वाला इसमें नहीं है, ये वाले ऑप्शन को काट दो। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चे यहाँ पर तुलना कर, देखो मैं पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर रही हूँ, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर रही हूँ। जब तक आप लोग आंसर लगाते रहिए कि तुलना, कंपैरिजन करेंगे क्या बच्चे, कंपैरिजन करेंगे क्या कि औरतें ये काम कर सकती है, महिलाएं ये काम कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दोनों मिलजुल कर काम कर रही है। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो आपका नहीं आएगा, यानी कि सी नहीं आएगा। एप्रिसिएशन,
क्या यहाँ पर सराहना कर रहे हैं क्या बच्चे? वाह महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, वाह पुरुषों ने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर भी जेंडर बायस आ जाएगा। हम सराहना भी नहीं कर रहे, बच्चे सराहना नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने उन्हें बोला कि आप देखकर बताओ कि महिलाएं और पुरुष क्या काम कर रहे हैं। वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो एक बिल्डिंग को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, साथ साथ एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपकी प्रोसेस स्किल है। सराहना भी हम करते हैं, सराहना जब करो ना बच्चों की, बच्चे खुश होते हैं, बच्चों को और मजा आता है काम करने में। तो सराहना करते रहना चाहिए, अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलते रहती हूँ कि वाह मेरी क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि स्केल नहीं दिया था तो भी आंसर कर दिया, मैंने आपको अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएट हमें करते रहना चाहिए, सराहना हमें करते रहना चाहिए, बच्चों को थोड़ी और इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, लगाइए सीटेट पेपर 1 2023 का क्वेश्चन। मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर क्लास को करते रहना है। अभी भी हम अपने 500 बच्चों से 80 बच्चे दूर है, तो फटाफट आप क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि 500 बच्चे का टारगेट हमारी क्लास में पूरा हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाइए जी। 6 to 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा, जी बेटे चलिए। मैम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये आ गया आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। अभी मैं आपको ट्रेन वाला भी करवाने वाली हूँ। क्लास में जितना एक्टिव रहोगे, जितना कमेंट करते रहोगे, जितना पार्टिसिपेट करोगे खुद से, तो उतना आपको चीजें समझ में आएगी। यही तो हम पेडागोजी में सिखाते हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पर है और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। आप कहीं घूमने गए हो बाहर, आप बाहर घूमने गए हो, रेलवे स्टेशन से आपको होटल जाना है। क्या करना है? होटल जाने के लिए आपको अलग अलग रास्ते में मुड़ना पड़ेगा। तो होटल पहुंचने के लिए आप सबसे पहले पश्चिम में जाते हो, आप हो रेलवे स्टेशन में। ये मैं बना लेती हूँ रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये है रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन में हो, होटल जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा 100 मीटर, आपको जाना है वेस्ट पे। 100 मीटर आपको वेस्ट पर जाना है। वेस्ट आपका इधर आता है, ये आप चले गए 100 मीटर। 100 मीटर आप चले गए वेस्ट में। चलिए बनाना चालू करिए। उसके बाद एक जिब्रा क्रॉसिंग आती है, आप 50 मीटर नॉर्थ में जाते हैं, आप 50 मीटर उत्तर में जाते हैं। 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं उत्तर में। ये 50 मीटर, ये 50 मीटर आप उत्तर पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? देन वॉक एग्जैक्टली 500 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। आप उसके बाद फिर 500 मीटर जाते हैं, कहां पर? ईस्ट में, पूर्व में। पूर्व में आप जाते हैं 500 मीटर, ये आप चले गए 500 मीटर पूर्व में। 100 मीटर से ज्यादा रहेगा, 100 मीटर से ज्यादा रहेगा 500 मीटर, ये आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ये कभी कभार थोड़ी सी गलती भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अंत में आप वापिस से उत्तर में जाते हैं 70 मीटर और आप अपने होटल पहुंच जाते हैं। आप नॉर्थ में जाते हैं 70 मीटर और ये पहुंच गए आप अपने होटल, ये पहुंच गए आप अपने होटल रेलवे स्टेशन से। तो चलिए आप होटल पहुंच चुके हैं, तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होगी? अगर आप होटल से रेलवे स्टेशन की तरफ देखोगे, अगर आप होटल से रेलवे स्टेशन की तरफ देखोगे तो कौन सी दिशा आएगी? तो ये कौन सी दिशा आ रही है आपकी? ये वाली आ रही है, ये आपकी होती है साउथ वेस्ट। ये आपकी कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम होती है, साउथ वेस्ट होती है। एक बार जल्दी से हाथ उठाकर बता दो कितने बच्चों ने, ईमानदारी से बताइएगा कि ये क्वेश्चन को सही किया है। चलिए फास्ट, कितने बच्चों का सही था बताने के पहले एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे डेली क्लास करते हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सीटेट में एक ऐसा क्वेश्चन, ईवीएस में एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारे बच्चों ने सही किया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2022 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर लगा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर भी करते रहेंगे, रुकना नहीं है। बिना सॉल्यूशन के आंसर दिया था, वाह, मैंने बहुत सही कहा अपनी क्लास के बच्चों के लिए कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास के।
चलिए जल्दी से इसका आंसर लगा देंगे कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों में आएगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक एक भी बार नहीं किया है। मैंने कहा आज हम सारे हार्ड क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में आप एग्जाम में फंस सकते हो वो सारे कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में आपको ज्यादा एक्टिव रहकर आंसर करना है और अच्छे से सीखना है। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जा रही है। अहमदाबाद गुजरात में आता है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में आता है और त्रिवेंद्रम आपका केरल में आता है। तो जब आप गुजरात से केरल जाओगे तो कौन सी सुरंगें आएगी, किन पहाड़ियों पर सुरंगें आएगी, तो वो आएगी आपकी पश्चिमी घाट में, वो आएगी आपके वेस्टर्न घाट में। देखिए ये है अहमदाबाद, ये है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद किसमें है, गुजरात के अंदर आता है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। आपको जाना है तिरुवनंतपुरम, यानी कि आप त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम आप जा रहे, त्रिवेंद्रम आपके केरल में आता है, तो आप ऐसा जाओगे, आप ऐसा जाओगे, ये पूरा आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। ये पूरा आपका क्या है, पश्चिमी घाट है, ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आपका इस तरफ रहेगा, ईस्टर्न घाट आपका इस तरफ रहेगा। हिमालय आपका यहाँ ऊपर पर है, हिमालय हमारे भारत के नक्शे पर यहाँ ऊपर पर है, और अरावली आपके ये राजस्थान के पास है, राजस्थान। ठीक है, तो जब आपको अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाना है तो आप वेस्टर्न घाट से जाएंगे, जो सुरंगें आएगी पश्चिमी घाट में आएगी। जी जी सलेहा जी, समझ में आया। तो जब एक रेलगाड़ी त्रिवेंद्रम की ओर जाती है तो जो कई सुरंगों से गुजरती है तो वो आपकी आएगी वेस्टर्न घाट में। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, किन राज्यों में है, ये ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत मदद करेगा। गुजरात इसके अंदर आएगा, पश्चिमी घाट के अंदर आपका गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है आपकी वेस्टर्न घाट की श्रृंखला है। ये वाला पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ओमना नाम की लड़की रहती है, वो गुजरात से केरल जाती है, अपने मामा के घर जाती है गर्मी की छुट्टियों में, उसके बारे में पूरा एक चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है। तो ये जो वो ट्रेवल कर रही है उसको क्या क्या राज्य पड़ते हैं, गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु नहीं जाती है। तो ये तमिलनाडु राज्य में आपका क्या है, वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये है आपका पश्चिमी घाट। एक बात और आपको बताती हूँ कि सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी है, सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। तो ये जो महेंद्रगिरी वाली चोटी है वो कहां से कहां तक है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो महेंद्रगिरी चोटी है, जो महेंद्रगिरी चोटी है वो कहां से कहां तक है, उड़ीसा से तमिलनाडु। ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक आपकी महेंद्रगिरी चोटी फैली हुई है और इसकी हाइट कितनी है, 1501 मीटर है। तो ये